Once again, सर welcome सर back आप अपना and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we had started a new chapter that is a laws of motion. Actually, this chapter is correspondent to the dynamics. डायनेमिक्स का मतलब ये हुआ कि अगर हम मोशन का उसके कोस के साथ वो क्यू प्रोड्यूस होता है उसके कोस के साथ अगर हम डिस्कशन करें तो उसको डायनेमिक्स बोलते हैं। तो बेसिकली हमको ये पता है कि अगर मोशन किसी ऑब्जेक्ट को करवाना है, चालू करना है उसका मोशन, तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमने क्या किया कि ये चैप्टर में सबसे पहले हमने फोर्स का कंसेप्ट डिस्कस किया। कॉन्टेक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने थोड़ा हिस्ट्री चेक किया तो पता चला कि भाई फोर्स का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था, बट वो थोड़ा गलत था। बिकॉज उसने क्या किया था एरिस्टोटल ने कि जो डे बाय डे लाइफ था वो डे बाय डे लाइफ के रिगार्डिंग जो एक्सपीरियंस उसको हुआ था उसके हिसाब से है उसने लॉ दे दिया था, वो फोर्स का स्टेटमेंट दे दिया था। बट फिर जाके पता चला कि अगर आपको कोई रूल बनाना है, अगर आपको कोई स्टेटमेंट बनाना है फिजिक्स के अंदर, कोई लॉ एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए आपको आइडियलिस्टिक सिचुएशन में जाके आइडियलिस्टिक सिचुएशन में आपको सोचना चाहिए। उसी के हिसाब से आपको कोई स्टेटमेंट या लॉ फॉर्म करना चाहिए। तो गैलीलियो ने मिस्टेक कर दिया था, उसने ऐसा बताया था कि भाई कोई ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली कांस्टेंट स्पीड के लिए, कांस्टेंट स्पीड से अगर मोशन करवाना है कांस्टेंट स्पीड से, तो भी फोर्स देना पड़ेगा। बट आपको पता है कि स्पेस में चले जाओ जहां पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो आपको पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होने के लिए कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। स्पेस में ऑब्जेक्ट को एक बार आपने छोड़ दिया तो वो इनफाइनाइट तक विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स उसका वेलोसिटी मेंटेन रहेगा। उसके बाद गैलीलियो आया, उसने एक्चुअल में बताया कि भाई अगर हम कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो वो अगर एट द रेस्ट है तो उसका एट द रेस्ट स्टेट रहेगा, और अगर वो कंटिन्यूअस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू रिटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। वो उसका जो भी एट द रेस्ट स्टेट है या वो मोशन का स्टेट है उसको मेंटेन करने का ट्राई करता है, उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। सो गैलीलियो ने ऐसा बताया कि भाई कंटिन्यूअस मोशन के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी वाले मोशन के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं है, फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। और उसी चीज को न्यूटन ने थोड़े अच्छे फॉर्म में दिया, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद हमने न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस किया, न्यूटन थर्ड लॉ भी डिस्कस किया। हमने कुछ न्यूटन सेकंड लॉ के रिगार्डिंग कुछ अच्छे कंसेप्ट डिस्कस किए थे, न्यूटन थर्ड लॉ के रिगार्डिंग कुछ अच्छे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे correspondent to the Newton's first, second and third law, today we are going to discuss some numerical. हम आज कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, बट बिफोर डिस्कसिंग सम न्यूमेरिकल आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी वेक्टर आपको, इफ यू वांट टू फाइंड एनी वेक्टर, देन यू कैन हैव अ टू केसेस, यू कैन चूज टू मेथड्स। तो क्वेश्चन इधर के क्या बोल क्या रहे हैं सर, तो अभी मैं बताऊं मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या आपके मोबाइल में व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। केस वन, if any vector is completely along x or y axis, then apply
फॉर्मूला, अगर कोई वेक्टर कंप्लीटली एक्स के वाई डायरेक्शन में है तो आपको ये मेथड यूज करना है, वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। आपको ये मेथड यूज करना है। अगर कोई वेक्टर कंप्लीटली एक्स या वाई डायरेक्शन में है तो वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको ये वाला मेथड यूज करना है। जैसे मैं थोड़े एग्जांपल आपको दूं यहाँ पे। जैसे अज्यूम करो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो 5 यूनिट्स है। ये कोई वेक्टर बी है, उसका अज्यूम करो कि मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है। ये कोई वेक्टर सी है, अज्यूम कर लेते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। और ये कोई वेक्टर डी है, उसका मैग्नीट्यूड अज्यूम कर लेते हैं कि 4 यूनिट है। तो मुझे थोड़ा सोच के बताओ कि मुझे लिखना चाहिए वेक्टर ए इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना चाहिए? 5 i cap। Five हाँ, I मैग्नीट्यूड 5, यूनिट वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो यूनिट वेक्टर आई कैप। तो आई शुड राइट 5 आई कैप। चलो वेक्टर बी इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए? 6 I cap 6 जे कैप। J वेक्टर सी इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए? 8 माइनस 8 8 माइनस आई कैप, मतलब के -8 आई कैप। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? yes sir Yes, sir। एंड सिमिलर वे वेक्टर डी इज इक्वल टू माइनस जे कैप। J cap तो अगर कोई भी वेक्टर कंप्लीटली एक्स या वाई डायरेक्शन में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना इजी रह जाएगा वेक्टर फाइंड करने के लिए। वेक्टर को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना इजी रहेगा। बट अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, इफ एनी वेक्टर फॉर्मिंग सम एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो केस नंबर 2, if any vector form any angle with x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के साथ कोई एंगल बन रहा है विथ x एक्सिस, देन अप्लाई फॉर्मूला वेक्टर a इज इक्वल्स टू। तो अगर कोई एंगल बन रहा है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ax आई कैप ay जे कैप। बट आपको ये भी पता होगा कि ax क्या था? cos theta। cos थीटा। ay क्या था फ्रेंड्स? A sin A sin theta। दैट वाज a sin थीटा। बट ये जो कंपोनेंट है वो प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो प्लस और माइनस a cos थीटा आई क्या, प्लस और माइनस a sin थीटा जे का। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये प्लस और माइनस कहाँ से आ गया? तो ये प्लस और माइनस कहाँ से आ गया वो मैं अभी आपको अब सिखा रहा हूँ, अब बता रहा हूँ। चलो ऐसा मान लो कि कोई वेक्टर a जो है वो x एक्सिस के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, वेक्टर b जो है वो भी कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है x एक्सिस के साथ, वेक्टर c जो है उसका भी कुछ एंगल, अज्यूम कर लो कि कुछ है एंगल, एंड वेक्टर d जो है वो कोई ऐसा वेक्टर है कि वो भी कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है x एक्सिस के साथ। और एक वेक्टर हम सोचते हैं यहाँ पे, कोई वेक्टर और
एक वेक्टर मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ऐसा है, कोई ऐसे है, ओके। सो ये वाला जो है दैट इज अ वेक्टर ए, और उसका अज्यूम कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो अज्यूम कर लेते हैं कि 30 डिग्री है। वेक्टर बी जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 5 यूनिट है, और यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री है। फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ पे जो एंगल है वो ऑलवेज एक्स एक्सिस का ही एंगल लेना है आपको, वेयर थीटा इज एंगल विथ अ एक्स एक्सिस, दैट इज टू बी नोटेड। आपको एक्स एक्सिस का ही एंगल लेना है। सर ये ब्लैक कलर में सारी एक्स एक्सिस ही है। दैट इज अ एक्स एक्सिस, दैट इज अ वाई एक्सिस। तो फिर सर ये तो वाई एक्सिस के साथ नहीं, वो ऊपर वाला। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, बस वो लेने का नहीं है, वो लेने का नहीं है, आपको लेने का कौन सा है? एक्स एक्सिस के साथ। हाँ तो वो कितना होगा वो सोचना है। ये 45 डिग्री है, और सपोज के वेक्टर सी का वैल्यू जो है वो 8 यूनिट है, एंड वेक्टर डी का जो मैग्नीट्यूड है वो अज्यूम कर लो कि 2 यूनिट है, और उसका एंगल 30 डिग्री है, और ये वाला जो वेक्टर है वो वेक्टर ई है। दिस वन इज अ वेक्टर ई, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अज्यूम कर लेते हैं कि 10 है, 10 है, और उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो 30 डिग्री है। चलो अब आपको मुझे ये बताना है कि मुझे वेक्टर ए का लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? वेक्टर ए के लिए मैं क्या लिखूंगा? तो दैट इज ए कोस थीटा आई के पे साइन थीटा जे के। चलो ए कोस थीटा आई के पे साइन थीटा जे के, ए का वैल्यू 4 है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 4 कोस 30 आई कैप। 4 आई कैप नहीं आएगा भैया, 4 कोस 30 आई कैप, 4 साइन 30 जे कैप। So that will be the answer for vector A. मुझे ये बताओ कि उसके दोनों कंपोनेंट के बारे में क्या कह सकते हैं? वो दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सोचना है। आपको एक पेन लेना है, आपका जो पेंसिल या पेन है उसको ऐसे रखना है, और फिर एक बार एक्स डायरेक्शन में उसको घुमाना है, और एक बार वाई डायरेक्शन में उसको घुमाना है। तो आपको पता चलेगा कि उसका जो एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये दोनों कंपोनेंट उसके पॉजिटिव ही रहेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ कि वेक्टर बी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा? 60। 60। तो पहली बात ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी वेक्टर का अगर एक्स एक्सिस का कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको उसका एक्स एक्सिस के साथ का कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा। तो वेक्टर सॉरी एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको उसका एंगल फाइंड करना पड़ेगा। वेक्टर बी का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या भैया? मैग्नीट्यूड 5 है, तो आप क्या लिखोगे? 5 5 cos cos 60 60 I आई cap। पाई साइन 60 जे कैप। अब सोचो कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? कौन First negative, second positive. पॉजिटिव? First negative, sign तो positive. आपको क्या करना है, जैसे वेक्टर पड़ा हुआ है ना तो उसी के हिसाब से आपको पेन को प्लेस करना है, मतलब वेक्टर के हिसाब से आपको पेन को प्लेस करना है, और फिर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालने हैं। तो अगर आप एक्स कंपोनेंट निकालोगे, देखो पेन को मैंने ऐसे आपको, देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो देखो ये आपका जो है वो वेक्टर है, ये बता रहा हूं मैं आपको, ये हो गया आपका वेक्टर बी। ये वेक्टर बी दिख रहा है आपको? Yes sir। तो उसका एक्स कंपोनेंट निकाला मैंने, देखो तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव। Negative. ओके, अब उसका वाई कंपोनेंट में निकाल रहा हूं।
कंपाउंड कहाँ पे जा रहा है देखो तो, Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes. तो ये हमारा वेक्टर था, उसका एक्स कंपोनेंट निकाला, उसका एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। फिर उसका इसी वेक्टर का मैंने वाई प्रोजेक्शन लिया तो वो पॉजिटिव जा रहा है। तो क्या भैया ये बात आपको समझ में आया? Yes. यस सर। ओके, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा? नेगेटिव एंड वाई कंपोनेंट क्या होगा? पॉजिटिव। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। चलो अब ये वेक्टर सी की बात सोचो। तो वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो आप देख सकते हो कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड तो 8 है, और उसका पॉजिटिव, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? 45। 45। तो आप क्या लिखोगे? 8 cos 45 I कैप। कैप एंड 8 sin 45 J कैप। अब सोच के बताओ कि कौन सा वाला कंपोनेंट पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव? दोनों नेगेटिव। पॉजिटिव साइन नेगेटिव। अच्छा, नहीं, कौन दोनों वाला नेगेटिव। हाँ, दोनों नेगेटिव। दोनों नेगेटिव। दोनों अब नेगेटिव। पता नहीं चला तो मैं बता रहा हूँ। देखो ये रहा हमारा वेक्टर सी। वेक्टर सी देखा आपने? यस। उसका एक्स कंपोनेंट निकाला मैंने, देखो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव। चलो अब उसका वाई कंपोनेंट निकाल रहा हूँ मैं, तो वाई कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव। मतलब क्या हुआ? बोथ नेगेटिव। बोथ नेगेटिव। बहुत नेगेटिव। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? क्रिस्टल क्लियर। कंपोनेंट्स Yes. आर नेगेटिव। सर अब बोलो सर हम ये ऑल एसटीसी वाले मेथड से कर सकते हैं? कौन सा? ऑल एसटीसी मतलब वो नहीं, ये बहुत आपका महंगा पड़ेगा। वो ऑलएसडीसी वाला मेथड बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये बहुत सिंपल मैं बता, ओके सर। आपको क्या करना है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, शायद आपको स्कूल में पढ़ा कराया हो, बट वो बहुत लंबा और मिस्टेक वाला मेथड हो जाएगा। ये आपको बहुत ही मैंने सिंपल सिखाया कि आपको ओके सिंपल, आपको मैग्नीट्यूड कितना है वो देखना है, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है वो देखना है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है वो देखना है, और फिर कौन से डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो देख के इसके हिसाब से आप लिख दो, दैट्स इट। ऑलवेज ओके बार बार करना पड़ेगा कि 90 प्लस थीटा ऐसा करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ये मैंने नहीं आपको सर ऑल एसटीसी सिर्फ वो प्लस और माइनस नहीं देखने नहीं के नहीं लिए। नहीं 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 वहाँ यूनिट पे, सर्कल से देख सकते हैं ना कि कौन से अरे क्वाड्रेंट। नहीं 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 नहीं, मैं आपको दो मिनट में आपका मिसकंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो आप के समय क्वाड्रेंट से पता नहीं चल जाएगा। सर हम लोग ये क्वाड्रेंट के साथ कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों अरे मैं पॉजिटिव वही बोल रहा हूँ, ये आप जो 3-4 लोग पूछ रहे हो वही एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्वाड्रेंट से क्या हमको पता नहीं चल जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैं यस सर। हूँ कि क्वाड्रेंट से पता नहीं चलेगा। क्यों? 2 मिनट ठहर जाओ भैया, 2 मिनट ठहर जाओ। ओके सर। वेक्टर डी, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2। 2 2। तो क्या लिखोगे आप? 2 2 cos 30 आई 30 आई के 2 30 आई sin 30 जे क्या? माइनस अब देखो एक्स कंपोनेंट का क्या होगा? प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। तो भी अगर पता नहीं चल रहा है, तो मैंने दिखाया, देखो ये एक्स कंपोनेंट ये गया, देखो ये गया, वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया तो ये गया पॉजिटिव, और वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया तो ये गया नीचे, मतलब क्या? माइनस नेगेटिव। वाई नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो अभी आपके क्वेश्चन में ऐसा होगा कि सर ये भी क्वाड्रेंट से सेट हो गया, ये भी क्वाड्रेंट के हिसाब से सेट तो हो गया, तो अभी क्यों मना कर रहे हो? चलो अब पता चलेगा आपको कि मैंने क्यों मना किया। लुक एट द वेक्टर ई। चलो ई का मैग्नीट्यूड कितना है? 10। 10 है, और उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? 30 ओके, तो आप क्या लिखोगे? 30 10 cos 30 आई क्या? 10 cos 30 आई आई के 10 sin 30 जे जे के। कैप। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव तो उल्टा हो गया दोनों नेगेटिव। नहीं तो सर। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से तो आप सोचोगे ना, तो आपको x कंपोनेंट नेगेटिव मिलेगा, y पॉजिटिव मिलेगा, बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा कि दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होगा। देखो देखो ये है वेक्टर ई,
अब यस सर। का कंपोनेंट ये जा रहा है, देखो हम्म। एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट ये जा रहा है, मतलब पॉजिटिव Yes, या sir. नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ये जा रहा है नीचे, देखो पॉजिटिव या नेगेटिव। 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 और Negative. आपने क्या सोचा था, सोचो आपने क्या सोचा था, क्वाड्रेंट के हिसाब से क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको क्या मिला था, एक्स माइनस नेगेटिव मिला था और वाई पॉजिटिव मिला था। सोचो वाई पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आप ऐसा सोचोगे कि एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ऐसा नहीं करना है आपको। ऑलवेज क्या करना है, आपको ऑलवेज उसके कंपोनेंट का डायरेक्शन देखना है। तो डायरेक्शन कैसे देखना है, देखो मेरी बात एक बार फिर से सुन लो, डायरेक्शन कैसे देखना है। तो आपको वेक्टर जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में आपको आपका पेन लेना है, और पेन का एंड वेक्टर के टेल पे, एंड पेन का जो आपका टिप है, टिप वो वेक्टर के हेड पे रखना है, और फिर पेन को प्रोजेक्ट करो। एक बार एक्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करो तो ये गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और एक बार वर्टिकल उसको तो नेगेटिव। समझ में आया पूरा चीज। यस सर। तो अब जाके पता चला ये क्वाड्रेंट कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देगा। यस तो सर। ये वैसे सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, बट ऐसा सोचना नहीं। यहाँ पे तो क्या हुआ कि एक्स पॉजिटिव हुआ, वाई नेगेटिव है, उल्टा हुआ। देखो इज इट उल्टा क्लियर। हो मतलब कुल मिला के आपको करना क्या है कि आपको वेक्टर का एरो कौन से डायरेक्शन में है ना वो देखना है, दैट्स इट। वेक्टर का एरो कौन से डायरेक्शन में है ना वो देखना है। यहाँ पे वेक्टर का एरो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, तो उसके हिसाब से सोचो कि भाई एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है। तो देख सकते हो कि एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स इट। इज इट क्लियर टू यू। सर। बोलो। सर ये वेक्टर बी में मुझे 60 डिग्री कहाँ से आया वो पता नहीं चला, वो एक बार फिर से समझाओगे। हाँ तो मतलब ये 30 डिग्री दिया हुआ है, वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना होना चाहिए, तो सर हमारा 30 डिग्री नहीं ये एंगल आएगा। कितना होता है, ये एंगल कितना होता है। 90। अच्छा तो यहाँ पे अगर 30 है तो यहाँ पे कितना होगा, 60। होगा कि नहीं होगा। यस सर, पर हमने मतलब 30 की जगह 60 सर क्यों। सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है तो क्यों नहीं होगा वो पता नहीं। अरे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप क्वाड्रेंट को क्यों देख रहे हो, आपको वेक्टर को देखना है। हम क्वाड्रेंट थोड़ी निकाल रहे हैं, हम वेक्टर के कंपोनेंट निकाल रहे हैं। क्वाड्रेंट को देखना ही नहीं होता है आपको। क्वाड्रेंट को क्यों देखते हो, आपको वेक्टर। मतलब सर ये साइन नेगेटिव की पॉजिटिव वो देखने के लिए। अरे वो देखना ही नहीं है आपको, आपको वेक्टर के कंपोनेंट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो देखना है। तो ये जो वेक्टर ई है, देखो ये वेक्टर ई देखा आपने, उसका एक्स कंपोनेंट ये रहेगा, तो कौन सा डायरेक्शन में गया, पॉजिटिव। दैट्स इट। अब ये वेक्टर ई का वाई कंपोनेंट ये डायरेक्शन में गया, मतलब कौन से डायरेक्शन में गया, नेगेटिव। तो आपको वही देखना है, चाहे क्वाड्रेंट कोई भी हो। क्वाड्रेंट का कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए तो मैं वही तो बता रहा हूँ कब का, मैं वही तो बता रहा हूँ कि क्वाड्रेंट का कोई मायने ही नहीं रखता है। क्वाड्रेंट के साथ देखना ही नहीं है, आपको वेक्टर देखना है। वैसे एबीसीडी में क्या हुआ था, एबीसीडी में तो आप सर आपने ये ई वेक्टर के बाजू में गलत लिखा है ना, -10 आएगा ना, और प्लस यहाँ, यहाँ पे ये आप बाजू में लिखा है ना ब्लैक पेन से, हाँ ई में में, हाँ बोलो क्या ये -10 cos 30 आएगा ना। अरे यार मुझे ये बताओ कि ये वेक्टर ई है राइट, उसका एक्स कंपोनेंट ये जा रहा है, तो मुझे ये बताओ कि ये पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है। पॉजिटिव। तो मैं क्यों नेगेटिव लिखूं भैया, हाँ सर पता चल गया, हाँ सर पता चल और ये वाई कंपोनेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा मैंने। गया। यस सर, यस। इज इट क्लियर। यस सर। अच्छा अब दूसरी बात कि ये एक बंदे ने ऐसा पूछा कि सर ये 60 डिग्री लिया क्यों हमने। अरे भाई ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, यस सर। ये फॉर्मूला में थीटा क्या है, मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला में थीटा क्या है, थीटा क्या है। 30 डिग्री। नहीं, ये फॉर्मूला में थीटा ये है कि वेक्टर का एक्स एंगल, वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। तो अगर आपका कोई वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका एक्स एक्सिस के साथ का एंगल फाइंड करो, उसके बाद जाके आप एंगल फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा सिर्फ एक्स एक्सिस। हाँ जैसे वेक्टर बी में है ना, मैंने इंटेंशनली वाई एक्सिस का एंगल दिया था, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ा
कि भाई वाई एक्सिस का कोई काम का ही नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ये जो फॉर्मूला है उसमें तो एक्स एक्सिस का ही एंगल लेना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वेक्टर बी का एक्स एक्सिस के साथ का एंगल फाइंड करना पड़ेगा, और वो मुझे मिल गया 60 डिग्री। और तब जाके मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। इज इट क्लियर? ओके सर। यस और सर इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे ना आप? हाँ, ये इसको भेजोगे ना, ये तो मेन है। ओके सर। बट समझ में आया पूरा चीज आपको? यस सर। यस सर। यस सर तो ये आपको समझना है। तो फिर कुल मिला के दो चीज है, कुल मिला के दो ही चीज है। नंबर वन, अगर कोई वेक्टर कंप्लीटली एक्स या वाई डायरेक्शन में है तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है भैया? वेक्टर इज इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, मतलब मेथड नंबर वन। और अगर कोई वेक्टर कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको कंपोनेंट वाला मेथड अप्लाई करना है। ए कोस थीटा आई, ए साइन थीटा जे कैप। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से नहीं सोचना है, वो उसके कंपोनेंट कैसे जा रहा है उसके हिसाब से सोचना है। इसीलिए तो मैंने वेक्टर ई को बताया वहां पे। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ आज 10-12 न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स कम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। बट उसके पहले एक बार उसके स्क्रीनशॉट मुझे ले दो। ओके, तो अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, दूसरे स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। यप, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। An astronaut accidentally gets separated out of the small spaceship accelerating interstellar space at a constant rate of 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक एस्ट्रोनॉट है ना, वो स्पेसशिप में से बाहर निकल के आया। वो स्पेसशिप का जो एक्सेलरेशन था वो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। बट जैसे ही वो एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप में से बाहर निकल के आएगा, तो ऑन द सेम टाइम उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो स्पेसशिप में से बाहर निकल गया है। तो अब उसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा, उसके ऊपर जो भी एक्सेलरेशन लगेगा, वो कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा लगेगा। बट यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब उसका क्या होगा? देखो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। An astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship accelerating at the interstellar space at the constant rate of the 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब भले ही उसका इनिशियल एक्सेलरेशन वो जो एस्ट्रोनॉट जब इनसाइड द स्पेसशिप था तो उसका भी एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। बट जैसे ही वो स्पेसशिप से बाहर आएगा, तो अब आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट बोला था, याद है आपको, कि कोई भी टाइम पे एक्सेलरेशन जो होता है वो उसी टाइम पे उसका फोर्स कितना होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो पास्ट में क्या था या फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके साथ उसको कोई लेना देना नहीं है। एट acceleration of the body at any instance is depend on the force on the body at that particular instance। बट जैसे ही अब वो एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में से बाहर निकल के आता है, तो यहाँ पे ऐसा दिया, assume that there are no nearby stars exert the gravitational force। मतलब बाहर आने के बाद उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। तो as there is a no force, then now what is the acceleration of the astronaut in after he outside the spaceship? जैसे ही वो स्पेसशिप में से बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स, उसके ऊपर अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि अब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये किसके हिसाब से ये क्वेश्चन था पता चला आपको? वो एक न्यूटन सेकंड लॉ का, जो याद है नोटवर्दी पॉइंट्स में लास्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट सर। हाँ लास्ट पॉइंट था कि एक्सेलरेशन
कोई भी इंस्टेंस पे जो एक्सेलरेशन होता है वो उसी इंस्टेंस पे कितना फोर्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। पास्ट में क्या था या फ्यूचर में क्या है उसके साथ उसको कोई लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2। A bullet of mass 0.04 kilogram moving with the speed of 90 meter per second enters in the heavy wooden block and stop after the distance 60 centimeter. चलो, हमको इनिशियल स्पीड दिया हुआ है। इनिशियल कितना स्पीड दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, कोई बताएगा मुझे? 90 मीटर पर इनिशियल स्पीड 90 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। फाइनल कितना दिया हुआ है? 0 0। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का मतलब 0.6 मीटर कह सकता हूं मैं। Yes, sir. यस सर। तो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर दूं तो क्या मुझे फोर्स मिल जाएगा? यस Yes, sir. चलो, अब आपको क्या करना है पता है, बोलो क्या करूं मैं? D A is is equal to V equals naught. to V Nah, V change in velocity V upon square by 2a. देखो यहाँ पे बराबर। टाइम का हाँ। मेंशन नहीं किया, टाइम है ही नहीं हमारे पास। यस सर। तो क्या करेंगे? V square minus V naught V square. square minus V naught square is equal to तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 90 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन पता करना है और d का वैल्यू 0.6 है। तो अब ये जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो -90 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.6। तो ये 90 का स्क्वायर 1800 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 0.6 करोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा। एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है भैया, बताओ तो मुझे। बताओ कितना मिल रहा है? नोट्स है क्या आपके पास? -6750 -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अच्छा, अब मुझे फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन। -6750 इंटू 0.04 करो तो माइनस समथिंग समथिंग न्यूटन आंसर आ जाएगा। 270 हाँ, क्या मिला? -270। 70 अच्छा, तो आंसर आया -270। अब यहाँ पे आपको रेजिस्टिव फोर्स पूछा हुआ है। तो अब जब आप रेजिस्टिव वर्ड लिखते हो तो उसके अंदर ही नेगेटिव साइन आ गया। रेजिस्टिव के अंदर ही नेगेटिव साइन आ गया, तो रेजिस्टिव फोर्स लिखना तो कितना लिखोगे आप? 270 प्लस फिर 270 वो फिर नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव साइन इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग दैट इट इज इन द अगेंस्ट द मोशन। वो रेजिस्टिव है, वही दिखा रहा है वो नेगेटिव साइन। तो जब आप रेजिस्टिव लिखते हो तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव साइन फिर लिखने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो ये कौन सी फॉर्मूला है? V square minus V naught square equals to 2AD। कौन बोला? करण। करण, आपका Yes, sir. चैप्टर चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी? ये सर एक यहाँ 2 लेक्चर हुए। हाँ, तो यू विल बी गेटिंग इट। ओके सर। यू विल गेटिंग इट। वैसे यहाँ पे अलग मेथड से किया हुआ है, यहाँ पे अलग मेथड किया हुआ है। आप ये मेथड कर सकते हो, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD। लास्ट में तो वहाँ पे आओगे आप। ये तो वहाँ पे आओगे। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD। तो अगर एक और सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको? यू स्क्वायर बाई 2D आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो एक आध दो स्टेप लिखना हो तो लिख दो। ये 2 स्टेप लिखना हो तो लिख दो। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। चलो, आपको एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है। यू हैड गिवन द फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट। एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द फोर्स। देखो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है तो आपको फोर्स फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप? कैसे फाइंड करोगे बताओ मुझे। Differentiation. तो पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Velocity. और दूसरी बार Acceleration. एक्सेलरेशन। तो आपको अल्टीमेटली तो फोर्स फाइंड करना है।
तो फोर्स का फॉर्मूला ma है, तो उसके लिए आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो वो तो बहुत बार किया हुआ है हमने। अब तो हम डिफरेंशिएशन में मास्टर है, तो ये यस सर। का पोजीशन का अगर एक बार डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन जिन लोगों ने नहीं सीखा है, जिन लोगों का चैप्टर नंबर 3 बाकी है, तो आई रिक्वेस्ट देम टू सी माय वीडियोस। मेरे यूट्यूब में ये जो वीडियोस है डिफरेंशिएशन को एक आध लेक्चर में होगा, तो वो देख लेना। बहुत ही अच्छे से मैंने डिफरेंशिएशन भी सिखाया है और कोई एक आध वीडियो में इंटीग्रेशन भी सिखाया है। चलो जिन लोगों को पता है, चलो बोलेगे व्रज सर, व्रज आएगा। व्रज is there? U plus G व्रज क्या, व्रज है वहां पे, व्रज व्रज है वहां पे, व्रज व्रज। अच्छा वत्सल यादव, यस सर। बताओ मुझे। रोहित भाई व्रजना घरे फोन करजो ने પછી। वत्सल यादव यस सर। बोलो क्या होगा डिफरेंशिएशन। U प्लस GT। u बाहर निकल के आएगा और t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हाफ g बाहर निकल के आएगा, t स्क्वायर का क्या होगा, 2T। 2t कैंसल, तो ये हो जाएगा u प्लस gt। अभी तो क्या मिला मुझे, वेलोसिटी। और मेरा टारगेट क्या है भैया अभी तो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। चलो पर्व है वहां पे, पर्व पर्व इज देयर, यस सर। कराओ डिफरेंशिएशन। सर एक मिनट है सर, मतलब डिफरेंशिएशन कराओ। सर सर सिर्फ G आएगा। हाँ तो u का 0 हो जाएगा, g बाहर निकल के आएगा और t का 1 होगा, तो आपका आंसर बराबर है g आएगा। चलो अब मुझे एक्सेलरेशन g मिल गया, तो मुझे फोर्स फाइंड करना था। तो फोर्स इज इक्वल टू, आपको पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन यस सर। इक्वल्स टू मा, बट राइट नाउ मा बिकम्स मा g। इज दैट क्लियर? यस यस सर। तो फ्रेंड्स ये हमको फोर्स मिल गया। चलो कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल, हिट्स अ बैक अ बॉल straight in the direction of the bowler without changing its initial speed। मतलब स्पीड को चेंज नहीं किया, बैट्समैन ने स्ट्रेट ड्राइव लगाया, स्ट्रेट ड्राइव लगाया। क्रिकेट खेले हो क्या कभी? यस सर। yes sir खेलना चाहिए थोड़ा, मोबाइल जाके फिजिकल गेम्स आपको खेलना चाहिए। क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, फिजिकल गेम खेलो, मोबाइल में से बाहर आओ। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है ना, ये ग्राउंड है और ये हमारा वो बैट्समैन है। अच्छा, और ये बॉल आया और बैट्समैन स्ट्रेट ड्राइव लगा रहा है, स्ट्रेट ड्राइव लगा रहा है, तो ये गया, वापस गया। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ये बैट के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो कौन सा वाला फोर्स लगेगा, याद है आपको? impulse फोर्स लगेगा इम्पल्सिव फोर्स, याद है आपको? जो यस सर। for example दिया हाँ, वो जो थोड़े बहुत ही कम टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। अब करना क्या है यहाँ पे, डिटरमाइन द इम्पल्स ऑफ द इम्पार्टेड टू द बॉल। तो आपको इम्पल्स ऑफ फोर्स फाइंड करना है। तो आपको पता है क्या करना है? चलो कोई मुझे बताएगा इम्पल्स ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? फोर्स इनटू टाइम। Left फोर्स delta टाइम, पर T वो तो कर नहीं सकते हैं, बिकॉज ये कांटेक्ट टाइम तो मिल नहीं पाएगा हमको। तो हम क्या करेंगे? मास इनटू वेलोसिटी। change in momentum वाली फॉर्मूला हाँ, तो हम चेंज इन मोमेंटम लगा देंगे।
तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब ऐसा हुआ कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू क्या होता है? mv मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास कॉमन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस यस तो मुझे ये बताओ कि जब बॉल आ रहा था तो वो हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना लूँ मैं? दिया हुआ है मुझे 12 मीटर, बट कौन से डायरेक्शन में है देखो तो भैया। वेट कर देते हैं। ये नेगेटिव डायरेक्शन है, देखो ये डायरेक्शन, और ये वापस जा रहा है वो पॉजिटिव है। हम उल्टा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इनिशियल को नेगेटिव लो, बट एक चीज कंफर्म है कि एक नेगेटिव होगा तो ये दूसरा, एक चीज Positive कंफर्म है, आप किसी एक को नेगेटिव ले सकते हो, किसी एक को पॉजिटिव ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लो। सपोज के बैट्समैन अगर राइट साइड बैठा है, राइट साइड खड़ा है, तो उल्टा हो जाएगा, तो वो कोई मायने नहीं रखता। आप कोई एक को पॉजिटिव लो, कोई एक को नेगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली आंसर में ये फर्क पड़ेगा कि आंसर नेगेटिव आएगा, बट आपको मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना होता है। v फाइनल हमारे लिए 12 है, v इनिशियल माइनस 12 है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.15 इंटू 24 आएगा, तो वो 3.6 3.6 न्यूटन। अगर हमने उल्टा सिस्टम लिया होता, सपोज कि ये पॉजिटिव किया होता, ये नेगेटिव किया होता, तो ये पॉजिटिव किया होता और ये नेगेटिव किया होता, तो यहाँ पे -24 आता, तो -3.6 आता, बट मैग्नीट्यूड वाइज तो ये 3.6 ही हो जाता। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप VI को इनिशियल को नेगेटिव लो और फाइनल को पॉजिटिव, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट एक चीज कंफर्म है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो है, तो अगर एक को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे को नेगेटिव। नेगेटिव तो लेना ही पड़ेगा। तो आप कोई भी करके ले सकते हो, आप अपने हिसाब से। आंसर अगर नेगेटिव है तो डोंट वरी, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस तो ये हो गया हमारा इम्पल्स ऑफ द फोर्स फाइंड करना था, तो वो हमने फाइंड कर दिया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5। टू आइडेंटिकल billiard balls strike a rigid wall with the same speed. Two identical billiard balls strike बिलियर्ड का मतलब बिलियर्ड नहीं खेले आप कभी? नो सर। बिलियर्ड नहीं पता? स्नूकर, पूल फुल हाँ वो पता है। वही हुआ बिलियर्ड। समझ लो एक टाइप का बॉल है, क्रिकेट बॉल है, ऐसा सोच लो बिलियर्ड के बदले। तो टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल स्ट्राइक ऑन द रिजिड वॉल एट द सेम स्पीड बट एट अ डिफरेंट एंगल। तो ये केस 1 है और ये दूसरा केस है। तो केस 1 में है ना, वो जा रहा है वापस आ रहा है। केस 2 में 30 डिग्री एंगल पे कोलाइड हो रहा है और उसके बाद वापस आ रहा है। तो क्या करना क्या है आपको? तो दोनों केस में आपको क्या करना है कि दोनों केस में आपको डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। तो आपको दोनों केस में आपको फोर्स ऑफ अ वॉल ड्यू टू ईच बॉल, मतलब दोनों केस में आपको कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है। तो हमको पता है कि फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होता है, तो याद करो न्यूटन सेकंड लॉ ऐसा बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन। नो हाँ एक्सेलरेशन बराबर है उसके, और अपार्ट फ्रॉम दैट इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ, नहीं वेलोसिटी नहीं, डायरेक्शन ऑफ change in momentum. याद आ रहा है कुछ? Yes sir. पहले मैं केस 1 में चेंज इन मोमेंटम फाइंड करूंगा और फिर उसके बाद केस 2 में मैं चेंज इन मोमेंटम फाइंड करूंगा। सो पहले केस 1। चलो केस 1 में इनिशियल मोमेंटम मुझे बताओ क्या होगा। वैसे मोमेंटम का मैग्नीट्यूड mv होता है, तो यहाँ पे मोमेंटम का mv मतलब mu हो जाएगा, बट मुझे बताओ वेक्टर के साथ बताओ। तो पहले मैं क्या लिखूँ, ये जाते टाइम ये इनिशियल,
और वापस आया फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखूं मैं, बोलो? मैं क्या लिखूं, बोलो? M1v1 I cap एंड फाइनल मोमेंटम में क्या लिखूं? minus M. क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes. तो सर Yes, पता देखो नहीं चला। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो जो जब जा रहा था कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? Positive. पॉजिटिव, और वापस आएगा तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? Negative. नेगेटिव, तो Okay, कोई भी sir. वेक्टर, याद है ना, कोई भी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो जाते टाइम, yes sir हाँ जाते टाइम उसका yes magnitude तो एम यू ही है, तो एम यू प्लस आई कैप, और वापस आते टाइम एम यू माइनस आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम आपको क्या मिलेगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो मतलब क्या होगा? माइनस एम यू आई कैप माइनस, नहीं पी, हाँ माइनस एम यू आई कैप वंस अगेन। तो फाइनली यहाँ पे केस 1 का आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भैया? चेंज इन माइनस 2 एम यू आई कैप। तो मुझे क्या करना था? मुझे तो डायरेक्शन फाइंड करना था। तो बताओ मुझे, केस 1 में फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस ऑन द बॉल by the wall is in negative x direction। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। yes ये माइनस आई के पाया ना, इसके वजह से पता चला। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो अब मुझे केस नंबर 2 के बारे में बताओ। मुझे इनिशियल मोमेंटम चाहिए, मुझे फाइनल मोमेंटम भी चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला मुझे लिखवाना है आपको मुझे बताना है कि क्या लिखना चाहिए मुझे, और फाइनल का भी फॉर्मूला मुझे लिखवाना, आपको लिखवाना है, आपको ही लिखना। सर इनिशियल दो पर फाइन किया ना। अरे केस नंबर 2 की बात है, अभी केस नंबर 1 खत्म हो गया। यही होगा ना सर? क्या यही होगा? कैसे ये होगा? एंगल वाला है mu cos हाँ ये theta i केस, cap आपको केस 2 दिख रहा है क्या? आपको ये केस नंबर 2 दिख नहीं रहा है आपको? ये रहा, देखो। हाँ दिख रहा है अभी। ओके यस सर। तो अब मुझे बताओ कि पी इनिशियल क्या होगा? mu cos theta i cap हाँ तो पी इनिशियल क्या होगा? तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि पी कोस 30 आई पी साइन 30 गई। चलो ये लिख दिया। अब मुझे बताओ कंपोनेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव कौन? cos positive sin फर्स्ट negative पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। परफेक्ट, एकदम बढ़िया बताया, सही बताया। अगर अभी भी किसी को पता नहीं चला तो मैं बता रहा हूँ, देखो अगर किसी को पता नहीं चला तो बता रहा हूँ। ये आपका इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन है, देखा? उसका एक्स प्रोजेक्शन ऐसे मिलेगा, तो कौन से डायरेक्शन में गया? positive और इसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट आपको ऐसे मिलेगा, तो वो कौन से डायरेक्शन में गया? negative नेगेटिव। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस yes sir यस सर। कोस कंपोनेंट पॉजिटिव, साइन कंपोनेंट नेगेटिव। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। बट पी तो क्या है? एम यू कोस 30 आई माइनस एम यू साइन 30 गई, जे क्या? चलो पी इनिशियल मिल गया, अब पी फाइनल। तो पी फाइनल का भी एंगल तो 30 ही है, उसका भी तो 30 ही है। तो पी कोस 30 आई पी साइन 30 गई। दोनों नेगेटिव। negative देख लेते हैं बहुत एक बार। नेगेटिव। हाँ आप सही बोल रहे हो, बट वो भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, क्या दोनों वाकई में नेगेटिव है? तो ये रहा हमारा वेक्टर। अब उसका एक्स डायरेक्शन का प्रोजेक्शन निकालोगे तो ऐसे बोलो पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। और इसका वाई डायरेक्शन का प्रोजेक्शन निकालो तो ऐसे मिलेगा, बोलो क्या? नेगेटिव। नेगेटिव। क्या बात समझ में आया? यस सर। यस both the component are negative,
बट पी है क्या? पी है क्या? पी क्या है? MU तो MU. MU cos 30i माइनस MU sin 30 गई। चलो अब मुझे करना क्या है, मुझे चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। तो मतलब P फाइनल में से P इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो करो तो सब्ट्रैक्ट। कौन बचेगा कौन जाएगा? तो ये दोनों वो जेकब वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो जेकब वाला दोनों सेम है, तो कैंसिल हो जाए। तो बचेगा क्या? MU cos 30 है। MU cos माइनस 30 है माइनस 2MU cos 30 30 I cap आई कैप। अब cos 30 का वैल्यू कितना होता है भैया? Root 3 root by 3 by 2 तो रूट 3/2 टू कैंसल, by 2 तो रूट 3MU आई कैप। चलो यहाँ पे माइनस आई कैप आया, तो इसका मतलब भी यहाँ पे भी क्या होगा? resistive force Negative X negative x direction. direction फोर्स negative इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। negative तो x क्या ये बात समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर yes 1, sir अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इन ईच केस, मतलब दोनों केस में आपको जो इम्पल्स ऑफ फोर्स मिला उसका मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो इम्पल्स ऑफ द फोर्स इन द केस नंबर 1 अपॉन इम्पल्स ऑफ द फोर्स का मैग्नीट्यूड इन द केस नंबर 2। चलो केस नंबर 1 में मैग्नीट्यूड निकालो तो माइनस हाँ 2 आई MU कैप uncapped. 2MU हो जाएगा। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। आई इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये पता है ना आपको? ये दूसरे केस में इम्पल्स ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा आपको? root 3 MU तो फाइनली रेशियो क्या मिल जाएगा आपको? 2 by root 3 2 by root 3 तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया पूरा क्वेश्चन आपको? यस सर yes sir अब आपको समझ में आया मैंने स्टार्टिंग में वो कंपोनेंट निकालना कैसे क्यों सिखाया था? यस वो वेक्टर्स के कंपोनेंट निकालना क्यों सिखाया था, आपको समझ में आया अभी? Yes sir. वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना भैया? यस सर yes sir Yes sir. अच्छा वत्सल इज देयर, वत्सल अमरान या यस सर समझ में आ रहा है आपको? हाँ यस सर ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर दिया। मैंने जो मेथड कराया वही मेथड यहाँ पे है। इनिशियल एंड फाइनल के बदले 1 एंड 2 लिखा हुआ है, 1 एंड 2 लिखा है, तो चलेगा ना वो तो? यस यस सर Yes sir. और लास्ट में आंसर 2/√3 बराबर है। देखो इज दैट क्लियर टू यू? यस सर चलो अब Yes sir. एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ। तो कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमको अलग अलग केसेस दिया हुआ है और हमको हर एक केस में रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। तो मुझे आप शांति से सोच के बताना, ये क्वेश्चन आपको ही करना है, मैं नहीं करने वाला हूं, आपको मुझे आंसर देना है। चलो फर्स्ट केस, डोंट लुक एट द सॉल्यूशन प्लीज। फर्स्ट केस ऐसा दिया हुआ है कि अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। चलो इस पे रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या आएगा? कांस्टेंट स्पीड से रेन का ड्रॉप फॉल हो रहा है, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? चलो बताएगा कोई? mg अरे भैया आप ये वर्ड देखो, आप देख नहीं रहे हो, वर्ड को देखो। हाँ कांस्टेंट 0 होगा हाँ सर सर 0 होगा तो हाँ एग्जैक्टली Zero. v कांस्टेंट है, तो इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? 0। Yes. यस सर चलो सेकंड वन, अ कॉक ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग इन द वाटर। वाटर के ऊपर एक कॉर्क फ्लोट कर रहा है, खाली फ्लोट कर रहा है, मतलब स्टेडी है वाटर के ऊपर, तो वो स्टेडी है। चलो क्या बोल सकते हैं इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स? 0 यहाँ पे भी 0 ही आंसर आएगा। इसके ऊपर एक्चुअली 2 टाइप के फोर्स होते हैं, एक उसका खुद का वेट जो होता है वो नीचे होता है mg, के ऊपर एक बॉयंट फोर्स होता है, बट यहाँ पे बॉयंट फोर्स एंड वेट इक्वल हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई द नेट फोर्स बिकम 0। आया बात समझ में? सर ये फोर्स वाला समझ में नहीं आया अच्छा कुछ भी समझ में ना आए तो ये सुन लो मेरी बात। एट रेस्ट स्टेट,
एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दोनों में एक्सेलरेशन 0 होता है, मतलब दोनों में फोर्स 0 होता है। तो यहाँ पे जो कॉर्क है वो फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट कर रहा है मतलब क्या हुआ, ये सब भूल जाओ। तो फ्लोट कर रहा है मतलब वो स्टेडी है, स्टेशनरी है, तो मतलब क्या हुआ, 0। एट द रेस्ट है। बट वो तो मैंने आपको डीप में जाके मैंने ये सिखाया कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 क्यों हुआ। तो रिजल्टेंट फोर्स 0 इसलिए हुआ बिकॉज उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं, एक उसका खुद का वेट नीचे की तरफ होता है, वेट फोर्स, और दूसरा बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ होता है। तो दोनों का वैल्यू इक्वल है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो दोनों का वैल्यू अगर इक्वल हो जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, बिकॉज दोनों फोर्सेस का वैल्यू इक्वल होता है, सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स बिकम 0। तो कॉर्क फ्लोट कर रहा है तो वहां पे भी 0 होगा। चलो, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी, 0। 0, Zero. again Zero. 0. A car moving with the constant velocity, Zero. 0। a high speed electron in the space far from all the material object and free of electric and magnetic field. Zero. मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है उसके ऊपर, तो उसका मतलब क्या हुआ, 0। Zero. तो ये सारे केसेस 0 फोर्स के केसेस है, ऐसा समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सारे आंसर आएंगे 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो बताओ, अ पेबल ऑफ अ मास 0.05 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल। कोई स्टोन है छोटा सा, उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया हुआ है, और वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर ऊपर से नीचे आएगा, बट थ्रू आउट द मोशन उसके ऊपर एक ही एक्सेलरेशन लगेगा। कोई मुझे बताएगा कौन सा वाला एक्सेलरेशन लगेगा? ग्रेविटेशन। थ्रू आउट द मोशन एक ही एक्सेलरेशन लगेगा, दैट इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो थ्रू आउट द मोशन उसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगा, चाहे वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, उसके ऊपर फोर्स तो एक ही लगेगा, और वो कौन सा लगेगा? माजिक। माजी। और कौन से डायरेक्शन में लगेगा, चाहे बॉडी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बट जो फोर्स लगेगा वो तो नीचे ही वो तो डाउन। Downward. हाँ, चाहे बॉडी का मोशन चाहे ऊपर है या नीचे है, बट फोर्स तो ऑलवेज उसके ऊपर डाउनवर्ड ही लगेगा, माजी लगेगा। मास है 0.05, जी को मैं 10 अज्यूम कर लेता हूँ, तो द फोर्स विल बी इक्वल टू 0.5 न्यूटन ऑलवेज, एंड इन विच डायरेक्शन, इन द डाउनवर्ड। चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है या चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, चाहे वो हाईएस्ट पॉइंट पे हो, हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 होता है, तो भी उसका भले ही वेलोसिटी 0 है, बट फोर्स तो उसके ऊपर लग ही रहा है, और फोर्स कौन से डायरेक्शन पे लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड। इज सर दैट क्लियर? हाँ बोलो। सर वो इतना पता नहीं चला कि mg मतलब किस तरह से हमको कहाँ पे यूज करना है। अरे फोर्स का फॉर्मूला जो है ना वो ma है, राइट? यस सर। और यहाँ पे a क्या बनेगा? थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कितना लगेगा? 0। 0 थोड़ी ना लगेगा। कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हो ग्रेविटी के अंदर, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लगेगा? अच्छा g यानी 10। हाँ, ये g लगेगा, और वो वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस किया। ओके। इज दैट क्लियर? यस सर। चाहे वो बॉडी ऊपर जा रही है या चाहे एट द मैक्सिमम हाइट है या चाहे नीचे आ रही है, in all such cases the resultant force will be equals to ma g, and that will be in the downward direction. और एक चीज पूछा हुआ है कि do your answer is going to be change if we throw the object by 45 degree at the angle 45 degree। मतलब अगर मैं ये बॉडी Yes. 45 डिग्री पे थ्रो कर रहा हूं, तो क्या ये आपके आंसर में चेंज आएगा? नहीं आएगा। No.
नहीं आएगा, बिकॉज ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमको पता है कि एक्सेलरेशन तो जी ही है और कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। तो सारे ऑप्शंस, चाहे वो अपवर्ड जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पे हो या नीचे आ रहा है, ये फोर्स तो वही का वही रहेगा, मतलब यही रहेगा। सो इसमें आंसर आएगा नो, द आंसर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes. यस सर। सर बॉडी को अगर आप प्रोजेक्टाइल करते हो तो उसमें भी जो एक्सेलरेशन लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही लगेगा। मतलब जो आगे हमने जो भी कुछ सॉल्व किया उसमें आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। सो एट द हाई, हाँ, इफ द मार्बल इज थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन आल्सो द आंसर विल नॉट गेट चेंज्ड। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Give the magnitude and the direction of the net force acting on the stone of mass 1.1 kg in the following cases. Once again, the question is similar कि भाई यहाँ पे जितने भी केसेस है वहां पे आपको रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देना है। चलो नंबर 1, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। कोई ट्रेन स्टेशनरी है तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि उसके अंदर जो स्टोन था ना वो भी इनिशियली स्टेशनरी था, बट अब मैंने उसको विंडो से ड्रॉप किया। तो जैसे ही मैं विंडो से स्टोन को ड्रॉप करूंगा तो वो उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लगने, उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा? ग्रेविटेशनल तो ऑप्शन नंबर ए में आंसर क्या आएगा भैया? फोर्स जी माँ जी, अरे नहीं 0.1। माजी, और कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। तो मास जो है वो कितना है? 0.1 है। 0.1। जी का वैल्यू मैं 10 अज्यूम कर लेता हूँ, जी का वैल्यू 9.8 के बदले 10 अज्यूम कर लेता हूँ, तो आपका आंसर आ जाएगा। बट 1 न्यूटन कौन से डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड। तो सेकंड, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन रनिंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो ट्रेन पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से था, तो मतलब पहले स्टोन भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा था जब स्टोन ट्रेन के अंदर था। तो इनिशियली स्टोन ट्रेन के अंदर था तो उसका भी वेलोसिटी कांस्टेंट था, मतलब उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? पहले बिफोर ड्रॉपिंग वो स्टोन ट्रेन के अंदर था, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब स्टोन भी इनिशियली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब फोर्स कितना होगा? 0। बट कब? पहले। बट जैसे ही मैं स्टोन को ट्रेन में से ड्रॉप करूंगा तो ऑन द सेम टाइम उसका एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा? 0। अरे नहीं भैया, जी मैं जी जैसे ही, हाँ, जैसे ही ट्रेन में से ग्रेविटेशन। स्टोन को बाहर निकालूंगा तो अब वो अंडर द ग्रेविटी आ जाएगा, तो अब वापस से उसके ऊपर कितना फोर्स लगने लगेगा? जी जी मतलब 1 न्यूटन डाउनवर्ड। तो सेकंड केस में भी वही आंसर आएगा। थर्ड केस में है ना, ट्रेन एक्सेलरेटेड था। थर्ड केस में ट्रेन पहले एक्सेलरेटेड मोशन में था, तो मतलब पहले स्टोन भी एक्सेलरेटेड मोशन में था। तो थर्ड केस में जब स्टोन ट्रेन के अंदर था तो तब स्टोन का जो एक्सेलरेशन था वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। जब स्टोन ट्रेन के अंदर था तब उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो तब उसका जो फोर्स था वो m इंटू ए के हिसाब से 0.1 न्यूटन था। बट अभी तो मैंने क्या किया, वो ये तो था, ये तो पास्ट है, ये तो उसका पास्ट है। बट अभी मैंने क्या किया, वापस से स्टोन को ड्रॉप किया। आवाज भी चली गई थी सर। सर आपकी आवाज चली गई। एक सेकंड के लिए चला गया होगा। तो ऐसा था कि इनिशियली स्टोन ट्रेन के अंदर था। मैं क्वेश्चन नंबर सी की बात कर रहा हूं, आप सी को एक बार देख लो। तो स्टोन ट्रेन के अंदर था, तो एट दैट टाइम
वो एक्सेलरेटेड मोशन में था तो उसके पास फोर्स था F इक्वल्स टू मा, उसका एक्सेलरेशन था 1 और उसका मास है 0.1, तो उसका फोर्स 0.1 न्यूटन आएगा। बट कब? जब स्टोन ट्रेन के अंदर था। बट वापस से यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे वापस से स्टोन को ड्रॉप किया है। जैसे ही स्टोन ट्रेन में से बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। तो आपको पता है कि याद है एक्सेलरेशन जो चीज है वो इंस्टेंटेनियस चीज है। वो पास्ट में क्या था उसको उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, अभी क्या है उसके साथ उसको लेना देना है। तो अभी उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा। ग्रेविटी। वापस से आंसर आएगा 1 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये पहले तीनों केस में क्या आंसर आएगा? इन ऑल द 3 1 न्यूटन in downward डाउनवर्ड। direction. बट केस नंबर 4 देखो, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन, अभी वो ट्रेन के अंदर ही है। लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विद द मीटर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये डी में क्या है कि भाई वो है ना ट्रेन के अंदर है और ट्रेन जो है ना वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेलोसिटी एक्सेलरेशन से जा रही है। तो स्टोन का भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 1 1 मीटर meter पर per second तो square. स्टोन का जो फोर्स है वो कितना होगा? MA। 0.1 into एम 1 तो 0.1 into 1 0.1 न्यूटन। तो ये Newton. जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें आंसर आएगा 0.1 न्यूटन। और कौन से डायरेक्शन में? In the direction of इन train. द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। एकदम सही बात, एकदम सर ये सब क्वेश्चन समझ में आया आपको फ्रेंड्स? Yes, sir. सर इसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है इसलिए MA आ गया ना। देखो यहाँ पे आप जो बोले ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं बताऊँ आपको, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं लगेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट जब कोई स्टोन ट्रेन के अंदर होता है तो उसके ऊपर 3 फोर्स लगते हैं। एक जो फोर्स होता है वो उसका वो खुद का ट्रेन का जो उसको ले जा रहा है, दूसरा उसका खुद का वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरा जो होता है वो नॉर्मल फोर्स होता है। वो जो वॉल ये जो फ्लोर है ना फ्लोर, उसके द्वारा ऊपर की तरफ एक फोर्स होता है। बट ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और एक ही बाकी एक ही बचेगा और वो ट्रेन वाला बचेगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे, बट ऐसा कभी हो सकता है कि उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए, इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। यस यस सर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ 4 नहीं करेंगे अभी, 4 को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन 4 को मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। चलो आपको यहाँ पे कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स है तो मैं पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ? रेजिस्टिव फोर्स है। पॉजिटिव। पॉजिटिव। अरे रेजिस्टिव फोर्स है, मोशन के अगेंस्ट में लग रहा है। नेगेटिव। ये वेलोसिटी के अपोजिट में लग रहा है, तो अब उसको पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? Negative. क्यों? बिकॉज इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स रेजिस्टिव। और रिटार्डिंग। ओके अब बॉडी 20 kg, मतलब मास मुझे दिया हुआ है 20 kg, तो क्या मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा? यस सर। यस। क्या एक्सेलरेशन मिल जाएगा भैया? यस सर। अब दिया हुआ है इनिशियली उसका जो स्पीड है वो 15 है। इसका इनिशियल स्पीड जो दिया हुआ है वो 15 मीटर पर सेकंड है। और हाउ लॉन्ग मतलब टाइम फाइंड करना है। डज इट टेक टू स्टॉप? स्टॉप का मतलब क्या हुआ? फाइनल 0। और मुझे टाइम फाइंड करना है। बोलो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं? v is equal to v naught plus 80। v is equal to v naught plus 80। तो फाइनल 0, इनिशियल 15, एक्सेलरेशन माइनस 2.5, टाइम फाइंड करना है। तो 2.5 t इज इक्वल टू 15, तो t इज इक्वल टू 6 सेकंड। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। सर ये भी चैप्टर 3 का फॉर्मूला है। हाँ ये चैप्टर 3 का, हाँ एग्जैक्टली ये चैप्टर 3 का ही फॉर्मूला। मैंने ये बच्चों को बोला था, पता है आपको, मैंने बहुत बार आपको बोला था कि चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 जो है ना, देयर आर द बेसिक,
उसके जो फंडामेंटल है ना, वो हर एक चैप्टर में, फिजिक्स का एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा कि जिसके अंदर ये 3rd एंड 4th चैप्टर का फंडामेंटल यूज नहीं होगा। सो कुछ बच्चे एडमिशन लेने आए थे 3rd चैप्टर के बाद, तब उन लोगों को भी मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि एक बार ये आप 2nd एंड 3rd चैप्टर जो है वो आप कहीं ना कहीं से आप उसको प्रिपेयर करो अच्छे से। तो वो जरूरी है, नॉट ओनली फॉर द 11th स्टैंडर्ड बट ऑल्सो 12th स्टैंडर्ड। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं आएगा कि जिसके अंदर 3rd चैप्टर के 4th चैप्टर के फंडामेंटल्स ना हो। सो प्लीज फ्रेंड्स, जिसने यहाँ पे 3rd चैप्टर नहीं सीखा है, वो अभी लेक्चर चल रहे हैं संतोष सर के, मेरे पे यूट्यूब में वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसको अच्छे से देखो, एक बार प्रिपेयर करो, वो जरूरी है आपके लिए बहुत ही। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। देखो तो 6 क्वेश्चन ना कराओ तो चलेगा? आपको इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, Yes, sir. इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, और आपको टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक्सलेरेशन मिल जाएगा, और आपको मास दिया है तो आपको फोर्स फाइंड करना है। करवाने की जरूरत है? देखो नो सर, ये 6 क्वेश्चन करवाने की जरूरत है फ्रेंड्स। नो सर, No, sir. No. No, sir. चलेगा? यस नो सर। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा sir. चलो 7th क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि अ बॉडी of a mass 5 kg is acted by two mutually perpendicular force of 8 न्यूटन and 6 न्यूटन। चलो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लग रहा है, 8 न्यूटन का एंड 6 न्यूटन का, और दोनों परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे। तो पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। तो मुझे बताओ सोच के फ्रॉम द फिगर, ये जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये जो है वो 6 न्यूटन है, सॉरी ये 8 न्यूटन है और ये 6 न्यूटन है। तो सोच 14 Newton. न्यूटन क्या आएगा? 10. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और मुझे उसका मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स अपॉन मास। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 10 है, मास जो है वो 5 है, तो आपको मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सपोज ये एंगल अल्फा है, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा आपका? कोई बताएगा मुझे? 6 upon 8. मतलब 3/4, 0.75। तो 10 का टेबल देखना पड़ेगा आपको। तो नेचुरल टेंजेंट आपको देखना है। 10 का टेबल मैं आज आपके व्हाट्सएप में भेज देता हूं। मैं टेबल मैं आपको व्हाट्सएप में भेज देता हूं, नेचुरल टेंजेंट का टेबल। तो अब टेबल आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो एंगल है वो ऑलमोस्ट 53 डिग्री है। पता नहीं मुझे, बट वो कुछ होगा। Sir, 53 minutes. 36 degree. 40 कितना रहा है? 36 डिग्री 53 minutes. 53 मिनट। तो वो आपको टेबल में देख के पता चल जाएगा। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। बट ये जो फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एज वेल एज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी वही होता है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? सर एक्सेलरेशन फाइंड करने Yes, की sir. जरूरत थी? क्या बोल रहे हो? सर एक्सेलरेशन फाइंड ना करे तो चलेगा ना? मतलब नहीं, A क्यों नहीं, equals to- क्यों चलेगा? क्या पूछा क्या है वो तो देखो आप। क्या पूछा क्या है? गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। क्या पूछा? ओके सर, ओके सर, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। यस सर। चलो टुडेज लास्ट लेक्चर, टुडेज लास्ट न्यूमेरिकल। अभी लास्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं एक बार। तो लेट्स डू द लास्ट न्यूमेरिकल। अ ड्राइवर ऑफ अ 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा, ड्राइवर ऑफ अ 2 व्हीलर क्या कर रहा है वो? 36 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और उसने अचानक से उसके पाथ में एक चाइल्ड को देख लिया। तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली Break up. ब्रेक अप्लाई करेगा। तो ब्रेक अप्लाई करेगा। तो ऐसा बताया कि 4 सेकंड के अंदर वो रेस्ट पे आ जाएगा।
मतलब इसको इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 36 इंटू 5/18 मीटर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और टाइम इंटरवल जो है वो 4 सेकंड का है और वो उसमें स्टॉप हो रहा है, मतलब 0। तो क्या मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा? v इज इक्वल टू v0 के हिसाब से, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस v0/t, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 10/4, मतलब डिसलरेशन मुझे मिल गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट मुझे करना क्या है? हाँ, एवरेज फोर्स फाइंड करना है। तो F इज इक्वल टू मास कितना है? तो दिया हुआ है कि द मास ऑफ द 3 व्हीलर एंड मास ऑफ द ड्राइवर इज 465, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा? 65. इंटू माइनस 2.5। क्या बता रहा है? ये जो फोर्स है वो कौन सा वाला फोर्स है? रिटार्डिंग फोर्स। Retardation. तो लास्ट में लिखना है कि रिटार्डिंग फोर्स। जब आप रिटार्डिंग वर्ड यूज करते हो तो उसके बाद आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा समथिंग नेगेटिव न्यूटन। बट फिर रिटार्डिंग लिखते हो तो वो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अगर आप थर्ड चैप्टर के फंडामेंटल क्लियर है तो ये फटाफट खत्म हो सकता है। देखो ये चैप्टर, तो आज हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 किया एंड एक्सरसाइज का 1 to 8, उसमें बीच में 4th क्वेश्चन नहीं किया। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। Bye, sir. भेज दोगे ना? इसका होमवर्क एंड पीडीएफ, इसका होमवर्क एज वेल एज पीडीएफ एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा और मैं वीडियो भी भेज दूंगा। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। गुड बाय।